हे गाइस, ये रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हमारा रिविजन लेक्चर का टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस वीडियो इज फॉर सीए सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स हु आर इन इंटर फॉर May 26 September 26 एंड नॉर्मल एग्जाम टिल January 2027 अटेम्प्ट। ठीक है, तो हमने जो हाउस प्रॉपर्टी वो पूरा का पूरा 2 पेज में कंपाइल किया हुआ है और दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी लेट के अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बोलते हैं सेक्शन 22 दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन वो बताता है कि कौन सी इनकम यहाँ पर चार्ज होने वाली है। क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन? बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दे रहा है। पहला बोल रहा है कि हम लोग क्या टैक्सेबल करना है, तो क्या किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करनी है। एनुअल वैल्यू क्या होता है वो आपको निकालना सिखाया जाएगा, बट चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि क्या आपको प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल करनी है, रियल वैल्यू टैक्सेबल करती है? नहीं, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पर बिल्डिंग है या तो किसी बिल्डिंग जिसमें लैंड अटैच्ड है, तो वो वाली बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अगर सिर्फ लैंड है तो क्या यहाँ टैक्सेबल होगा? नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि बिल्डिंग होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, अब सेकंड क्या बोलता है? असेसी इज द ओनर। आपको ओनर होना जरूरी है प्रॉपर्टी का, तभी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक घर लिया है किराए में और फिर उसको क्या बोलते हैं, आपने पहले किसी और से किराए में लिया हुआ है और अब वापस से कर रहे हो, तो अब तो सब टेनेंट हो गए ना। मतलब किसी और का घर आप रेंट पे लेके किसी और को रेंट पे दे रहे हो, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो? नहीं, आपने तो रेंट पे लिया हुआ था घर। तो इसीलिए हमें बोल रहा है तो आपकी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। यू नेसेसरी नीड टू बी एन ओनर, देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एनुअल प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी ऑफ दी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, वैसी प्रॉपर्टी होना चाहिए, असेसी ओनर होना चाहिए, तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते कैसे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सर उसके लिए ना आपको एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एनुअल वैल्यू, भाई होता क्या है ये एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्या मैंने एक्चुअल रेंट बोला? नहीं, वापस से, एक्सपेक्टेड रेंट किसी भी प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग द ईयर इट इज एनुअल वैल्यू। तो मैम क्या अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन आपको सिखाया जा रहा है, अभी आपको सिर्फ मतलब बता रहे हैं कि एक्चुअल रेंट टैक्सेबल नहीं करना है, आपको क्या टैक्सेबल करना है? एक्सपेक्टेड रेंट। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर चार्जिंग सेक्शन इज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये? कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम। क्या क्या कंडीशंस है? तो फिर कंडीशंस को धीरे धीरे नीचे एक्सप्लोर किया गया कि ऊपर जो कंडीशंस है उसको नीचे एक्सप्लोर किया गया। क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। ठीक है, लैंड मतलब सिर्फ लैंड नहीं, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। तो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग का मतलब क्या सिर्फ आपका घर होता है? वो नहीं, बिल्डिंग का मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, अदर कमर्शियल बिल्डिंग, शॉप वाली बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग। मतलब आपको घर का रेंट आ रहा है, फैक्ट्री का रेंट आ रहा है, दुकान का रेंट हो रहा है, सभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। लैंड मतलब कोई जुड़ी हुई लैंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बहुत बड़ी जमीन है बट उसमें एक क्या बोलते हैं फार्म हाउस बना हुआ है, तो आपने पूरा का पूरा साथ में रेंट दिया हुआ है, मतलब लैंड आगे का एरिया का भी आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ है, तो आपको क्या बोलते हैं? वो बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट विथ लैंड है, तो वो भी टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है जिसमें गैराज बना हुआ है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं लेकिन टेम्पररी स्ट्रक्चर है, या कोई लैंड है, गार्डन है, आपने गार्डन रेंट पे दिया हुआ है, गैराज रेंट पे दिया हुआ है, तो दैट इज, अगर आप गैराज देखोगे तो गैराज सिर्फ एक शेड होता है, ऊपर कोई अंदर कुछ बना हुआ थोड़ी ना होता है। ठीक है, बट फिर भी एक बिल्डिंग लैंड से कनेक्टेड है, तो वो भी क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ प्लेन लैंड कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस में। लेकिन लैंड अपॉर्टेनेंट टू बिल्डिंग है तो वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लैंड कनेक्टेड विद बिल्डिंग सच एज गार्डन और गैराज। लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस और पीजीबीपी। नॉर्मली आईएफओएस में जाता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस ही सिर्फ रेंटिंग का है तो फिर वो कहाँ चला जाएगा? पीजीबीपी में चला जाएगा। ठीक है, तो अब वही बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब रेसिडेंशियल, फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है। लैंड, लैंड का मतलब होता है लैंड कनेक्टेड विद सच गैराज और क्या बोलते हैं, गार्डन।
और अगर सिर्फ लैंड है तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ओनर का मतलब है कि जो बंदा लीगली एंटाइटल है रेंट को रिसीव करने के। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बट वो रजिस्टर्ड में पापा के नाम पे है, लेकिन रेंट तो मेरे अकाउंट में आता है, मैं ही उस प्रॉपर्टी की देखभाल करती हूँ, तो मैं उसकी लीगल ओनर मानी जा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इनहेरिट होकर मेरे पास ही आने वाली है। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पर आपको लीगल ओनर जिसके पास राइट है उस प्रॉपर्टी पर रेंट कलेक्ट करने का, वो उसका लीगल ओनर है। अब ओनरशिप का मतलब फ्री होल्ड लीज और लीज होल्ड राइट्स भी होता है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई लैंड जो है वो रेंट पे लिए 100 साल हो गए, अब 100 साल तक तो आपका राइट है, बीच में आपसे कोई क्या नहीं ले सकता, उस लैंड को वापस नहीं ले सकता, ठीक है। तो लीज में ये होता है कि लंबे टाइम डिसाइड हो जाता है कि इतने टाइम तक हम ले रहे हैं। रेंट पे क्या होता है, चलो कि जब मन किया तब ओनर या टेनेंट जो डिसाइड करके खाली कर सकते हैं। बट लीज में क्या होता है कि लंबे समय के लिए डिसाइड किया जाता है कि लैंड जो है वो सामने वाले बंदे की होगी, ठीक है। तो ओनर मतलब जो लीगली एंटाइटल है रेंट रिसीव करने के लिए। ओनरशिप का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लीगल ओनरशिप, अगर आपके जो लीज होल्ड राइट्स है वो भी अगर लंबे समय के लिए, तो वो भी ओनरशिप मानी जा सकती है। और जरूरी नहीं है कि आपको, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग टू ओन लैंड एज वेल। अगर आप बिल्डिंग ओन करते हो लेकिन लैंड ओन नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्लैट है, आपने फ्लैट रेंट पे दिया है, अब आप लैंड कंसीडर करोगे नीचे वाली को, तो ऐसा कोई उसमें नीचे वाली लैंड ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बिल्डिंग आप ओन करते हो तो दैट इज ओके, तो आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाओ, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या बोलता है, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मेरा घर है, मैंने सामने वाले को किराए में दिया है, तो किराएदार कैसे भी यूज कर सकता है, मतलब चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करो, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, तो सामने वाले का यूज जो है वो मेरी टैक्सेबिलिटी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। बट अगर मैं अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर, तो क्या मैं अपना रेंट, ऐसा कि मेरी लैंड है तो मैंने अपने आप को रेंट दे दिया लैंड यूज करने का, तो ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए बोल रहा है कि बट इट शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस। अगर ओन बिजनेस मेरा खुद का बिजनेस है और मैं अपनी खुद की बिल्डिंग यूज कर रही हूँ, तो क्या मैं रेंटल हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी खुद की दुकान है। तो वो वाली बात कर रहे हैं, विच इज वेरी जेन्युइन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ध्यान से समझना ये पॉइंट। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि स्टॉक इन ट्रेड कब लगता है, तो अगर मैं बिल्डर हूं या मैं कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी हूं, तो मेरे लिए जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो घर है, वो क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ना दो केसेस डिस्क्राइब किए गए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्डर नहीं हूं, मेरा काम ही है सिर्फ क्या, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब मेरे पास बहुत इनहेरिट मैंने प्रॉपर्टीज किए अपने बाप दादा से, तो मेरा काम ही क्या है, सिर्फ लेट आउट करना प्रॉपर्टी को, रेंटल इनकम जो है वो कमाना, ठीक है। तो अगर मैंने लेट आउट करके, मतलब सिर्फ मेरा रेंटल इनकम का ही काम है, तो मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, अगर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज लेट आउट करती हूँ तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगी, लेकिन मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज करती हूँ तो मैं पीजीबीपी में होंगी, ठीक है। ये उसकी बात चल रही जिसका मेन धंधा ये है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सीए हूँ, एग्जाम्पल नहीं मैं हुई, बट अगर मेरा मेन प्रोफेशन जो है वो कोचिंग है, टीचिंग है, ठीक है। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं लेट आउट कर रही हूँ, तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट किसके लिए है कि जो लोग सिर्फ रेंटिंग ही, जिनका मेन बिजनेस है, जिनका मेन बिजनेस ही रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो वो लोग अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को रेंट करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को करते हैं तो पीजीबीपी में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। क्या बोलता है सेकंड केस? सेकंड केस बोलता है बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड लेट आउट दी प्रॉपर्टीज, कि बिल्डर है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो क्या कर रही है, लेट आउट कर रही है। किसको लेट आउट कर रही है? प्रॉपर्टीज को लेट आउट कर रही है। एंड प्रॉपर्टी इज लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉपर्टी जो है वो क्या, लेट आउट हो गई ड्यूरिंग द ईयर, नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो या तो आपकी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है तो आपको तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करनी पड़ेगी, क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर नहीं है तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। किस चीज का बेनिफिट मिलेगा? सर आपको बेनिफिट मिलेगा एनएवी नील मानने का। लेकिन कब तक आप मान सकते हो? अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव, कि जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, तब से 2 साल तक आप एनएवी नील मान सकते हो। आफ्टर 2 years आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपको 2 साल तक एनएवी नील लेने का फायदा है, जितने घर है उतने घर का मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2 घर या 4 घर।
अगर आपके पास आपने प्रॉपर्टी बना के रखी, अब जस्ट इस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन आपने 10 प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी खाली पड़ी है, रेंट पे भी नहीं है, बिकी भी नहीं है, तो 2 साल तक आप उसका एनएवी नील ले सकते हो और 2 साल के बाद उसको एक्सपेक्टेड रेंट पे दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला केस है जिसमें प्रॉपर्टी हेल्ड एंड स्टॉक इन ट्रेड वाला आता है। ये वाला जो है वो जनरल केस। ठीक है, उसके बाद अब यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। हाउस प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है ना फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि रेंट भी आ रहा है, तो रेंट जो है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है। जो प्रॉपर्टी मैंने किराए पर दे रखी है उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को मैं खुद ऑक्यूपाई कर रही हूँ उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलओपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसओपी। ठीक है, ध्यान रखना, एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी, एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आई होप आई एम क्लियर। अब क्या बोलता है ये, कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अब अपने खुद के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हो, रेसिडेंस, या प्रोफेशन की बात की गई है, नहीं, क्योंकि आप खुद के बिजनेस के लिए यूज करोगे तो उसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो अगर आप खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो तो ओन टू हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर आप टोटल में कितनी हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हो, 2 हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हो या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हो तो टेक एनएवी एज निल, आपको नेट एनुअल वैल्यू क्या लेनी है, निल लेनी है। अगर आप 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हो, ठीक है, अगर आप 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हो तो उस केस में एनी 2 हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा, एनएवी जो है वो निल हो जाएगा। रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा, ट्रीट एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वापस से मैं बोल रही हूँ ये बात कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही घर है तो आपको दोनों घर का एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू जो है वो निल ले सकते हैं। मैम एनएवी क्या होता है आगे जाके पता चलेगा, अभी समझ जाना कि ये बेनिफिट है। अगर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी तो कोई भी 2 का एनएवी ले सकते हो, बचे हुए को आपको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 घर में ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकते हो, 2 से ज्यादा घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं ले सकते। आई होप आई एम क्लियर। नहीं हुआ है तो एक बार देख लो इसको। उसके बाद दिस इज व्हाट योर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे अच्छी बात यह है कि फिक्स्ड फॉर्मेट है, जैसा लिखा हुआ है वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ मैं आपको। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका फॉर्मेट होगा। एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। पहला दिया हुआ है पर्टिकुलर्स, क्या उसके पर्टिकुलर्स होते हैं। तीसरा पर्टिकुलर्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर एक कॉलम दिया लेट आउट प्रॉपर्टी का, एक कॉलम दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है रेंट एज पर म्युनिसिपैलिटी। हर एरिया का म्युनिसिपैलिटी जो है वो क्या करती है बेटा, रेंट डिसाइड करती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर फेयर रेंट मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, कि उसी बिल्डिंग का सिमिलर मतलब सिमिलर बिल्डिंग का रेंट जो है वो कितना होगा। ठीक है, फिर थर्ड है विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर है वो अपन ले लेंगे। फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया है, वो बताता है कि मैक्सिमम रेंट जो है वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंट ऑफ दैट एरिया, दैट इज योर स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेंट मतलब एक्सपेक्टेड रेंट ड्यूरिंग द ईयर, कि आप क्या बोलते हैं कितना प्रॉपर्टी को अगर आप वैकेंसी नहीं होगी तो कितना आप साल भर में एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है, तो विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो भी लोअर होता है वो आपका क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब कि जितना रेंट आपको एक्चुअली में रिसीव हुआ, जो चीज आपके जेब में आई। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी हायर होता है वो क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैम बीच में वैकेंसी रेंट भी है, अभी वैकेंसी रेंट को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, अभी आपको वैकेंसी नहीं देखना है, उसका कॉन्सेप्ट नीचे आ जाएगा।
वैकेंसी को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका है म्युनिसिपैलिटी ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो कि आपका पेड होगा वही माइनस करना, और जो भी पेड होना चाहिए बाय ओनर, ओनर को जो पे होगा वही माइनस होगा, अगर टेनेंट ने पे किया है तो माइनस नहीं होगा। तो दिस इज योर, ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो ऊपर में बोलते थे ना कि एनएवी निल, तो एनएवी नेट एनुअल वैल्यू जो है वो एसओपी के केस में निल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट एनएवी क्या किया है, निल। और ये सारे अमाउंट है वो किस में आ जाएंगे, एलओपी में आ जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, फिर नेट एनुअल वैल्यू में से आपको दो डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24। पहली डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, और बी क्या है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा और कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा माइनस नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फिक्स डिडक्शन है फॉर ऑल द रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल यूजुअली फॉरगेट। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनएवी में से दो चीजें माइनस होती है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ तो आ जाएगा बट यहाँ पर निल होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 30% किसका लेते हैं, एनएवी का लेते हैं। जब एनएवी निल है तो उसका 30% भी क्या होगा, निल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी जो है वो इसका आंसर होगा, मतलब एसओपी का आंसर हमेशा क्या होता है, लॉस। एलओपी का आंसर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जो एसओपी का आंसर है वो हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो अनरियलाइज्ड रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट, पिछला पुराना आपका कोई रेंट है जो आपको रिसीव हुआ है, तो आपको इन दिनों के नीचे में ऐड कर सकते हो, मतलब जो भी आपका आंसर है उसमें ऐड कर सकते हो। कहीं भी आपको इस फॉर्मेट में घुसाने की जरूरत नहीं है अनरियलाइज्ड रेंट को। ठीक है, देख लो ध्यान से इसको एक बार। ठीक है, तो दिस इज योर हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय ओनर ओनली दैट इज योर एनएवी। फिर माइनस कर देंगे तो फिर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन, ये दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आई एम क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट इन द, अब अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है कि पिछले सालों में आपको कोई रेंट मिलना था लेकिन आपको नहीं मिला, या करंट ईयर में भी जो रेंट मिलना था पर आपको नहीं मिला। तो जिस साल में आपको ये लॉस होता है इन द ईयर ऑफ ऑकरेंस कि आपका रेंट रियलाइज नहीं होता है, तो उस साल में हम उसको डिडक्ट कर देते हैं कहां से, एक्चुअल रेंट से। ठीक है, लेकिन डिडक्ट करने की भी कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सबकी सब तो ही डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, पहला बोलता है कि इफ टेनेंसी इज बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब क्या बेटा, रिजनेबल, क्या टेनेंसी जो है वो रिजनेबल है। डिफॉल्टेड टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, ये जो है वो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट मतलब जिसने आपको पैसा नहीं दिया उसको आप प्रॉपर्टी से बाहर निकाल के फेंको, उसको अपनी कोई और प्रॉपर्टी में जगह मत दो, और प्लस आपने असेसी ने सारे रिजनेबल स्टेप्स ले चुके हैं, उसके बाद भी उसको अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर हम डिडक्ट करने देंगे एक्चुअल रेंट से कि सही में तुम्हारा रेंट जो है वो लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो टेनेंसी बोनाफाइड है, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने वेकेट कर दिया है, टेनेंट की कोई और प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, और ऑल द रिजनेबल स्टेप्स जो है वो ले लिए गए हैं। ठीक है, नाउ रियलाइजेशन ईयर, क्या पता सामने वाले को भी अक्कल आ जाए वो आपका पैसा वापस कर दे, तो जिस साल में आपको पैसा मिलेगा उसका 70% ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि 30% जो है वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो जो अमाउंट रिसीव्ड है उसमें 70% ही आपका क्या होगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट योर अनरियलाइज्ड रेंट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट योर वैकेंसी, कि अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा। अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती तो उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है,
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो अलग होता है, नॉट वेकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो अलग होता है। नॉट वेकेंट का तो हमने पहले भी देख लिया है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो वो आपका क्या है, जीएवी है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वेकेंट ड्यूरिंग द ईयर है, क्या है, वेकेंट ड्यूरिंग द ईयर है, तो उस केस में हम लोग को एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से। फर्स्ट केस में क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो ज्यादा है एक्चुअल प्लस वैकेंसी दोनों को मिला के, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा क्या बन जाएगा, जेवी बन जाएगा। सेकेंड केस में एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो लेस है, ठीक है, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से, तो सिर्फ एक्चुअल वाला रेंट है ना वही जीएवी बनेगा, ठीक है। तो सेकेंड केस में या तो लेस है या तो बराबर है, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट जो है तो लेस है या तो बराबर है, इन दोनों को मिला के तो जो सिर्फ एक्चुअल रेंट है वही आपका क्या बनेगा, जीएवी बनेगा। लॉजिकल भी है क्योंकि वैकेंसी रेंट का मतलब ये होता है वैकेंसी रेंट लॉस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैकेंसी, जो रेंट नहीं मिला तो क्या उसको टैक्सेबल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका हो जाएगा एक्चुअल रेंट। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि एक्चुअल रेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हो, वैकेंसी रेंट कैसे करते हो, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कैसे करते हो, ठीक है। तो ये चीज देखना कि जो आपका मंथली रेंट है इनटू नंबर ऑफ मंथ हाउस ऑक्यूपाइड, मतलब कि अगर 10 महीने में 12 महीने से 2 महीने खाली था तो 10 महीने ऑक्यूपाइड था, तो 10 महीने का ही लोगे, माइनस उसमें भी कर दोगे अनरियलाइज्ड रेंट, कि अगर कोई मंथ का रेंट है जो अनरियलाइज है, बंदा रहा है लेकिन अनरियलाइज्ड है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। मंथली रेंट इनटू जितना टाइम आपका घर वेकेंट था वो यहाँ पर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द पीरियड आफ्टर द हाउस वॉज फुल्ली कंस्ट्रक्टेड, कि जब पूरा घर बन गया तभी तो मैं कहीं से रेंट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, अगर घर बना ही है तो क्या रेंट एक्सपेक्ट हो सकता है क्या, नहीं। तो जिस घर अगर पूरा 12 महीने के लिए बना हुआ है तो 12 महीने का रेंट लेंगे, अगर घर 9 महीने के लिए बना हुआ है तो 9 महीने का रेंट जो है वो ले लेंगे। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। और दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट योर वैकेंसी, की वैकेंसी होगी तो जीएवी क्या होगा, वैकेंसी नहीं होगी तो फिर जीएवी क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आपका 115 बीएसी इफेक्ट। 115 बीएसी मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। पहला तो आपका कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलता है ना आपको 2 लाख या 30,000 का डिडक्शन, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम इंटर हेड एडजस्टमेंट कितना मिलता है 2 लाख का, तो वो भी अब नहीं मिलेगा, और कैरी फॉरवर्ड कितना भी लॉस है वो भी अलाउड नहीं, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट वाला डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा, और इंटर हेड एडजस्टमेंट जो अपन करते हैं दूसरे हेड में मैक्सिमम 2 लाख तक वो नहीं मिलेगा, प्लस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी आपको नहीं मिलेंगे। आई होप आई एम क्लियर, यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सबसे पहला है लेट आउट प्रॉपर्टी और दूसरा है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की रिडक्शन जो है वो कितनी मिलती है, यहाँ पे आपने देखा है कि सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की रिडक्शन मिलती है। कहाँ गया भाई, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग, तो इसकी रिडक्शन मिलती कितनी है तो वो यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। क्या आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है एलओपी, क्या आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आते हो कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या आप ऑप्शनल में आते हो कि क्या आप डिफॉल्ट में आते हो। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, अभी अपन लोगों ने ऊपर देखा। लेकिन अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आते हो तो उसमें 2 केस है। एक है स्पेशल केस जिसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपीस पर को ओनर अलाउ होता है। एक है जनरल केस, उसमें मैक्सिमम 30,000 रुपीस पर को ओनर का इंटरेस्ट अलाउ होता है, ठीक है। तो जनरल केस क्या होगा, जो स्पेशल में नहीं होगा वो क्या होगा, जनरल केस होगा। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो पर को ओनर अलाउ हो रहा है दोनों केस में, चाहे 2 लाख पर को ओनर है या फिर आपका जो 30,000 है वो पर को ओनर है, ठीक है। अब अगर आपका 2 लाख रुपए पर को ओनर है और हाउस के 4 को ओनर है तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 लाख का इंटरेस्ट रिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका घर जो है वो 4 है और ओनर 1 है
तो चारों घर का मिला के आपको 2 लाख रुपए ही मिलेगा, क्योंकि लिमिट जो है वो क्या है बेटा, को ओनर वाइज है। लिमिट जो है वो क्या है, को ओनर वाइज है। आई होप आई एम क्लियर। यस। अब स्पेशल केस की कंडीशन क्या है, कब आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा? तो पहली कंडीशन जो है बोलता है कि लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, कि आपने लोन जो है वो 1/4/1999 के बाद लिया हुआ है। लोन इज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन बट नॉट रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लोन जो है वो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए बट रिपेयर के लिए नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन। ठीक है, सबसे पहला बोलता है लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 के लोन लिया है। लोन जो है वो परचेज के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है बट रिपेयर के लिए नहीं लिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन। कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है should be completed within 5 years. The construction of house property should be completed within 5 years from the end of the financial year in which loan is taken. I hope I am clear. कि जिस साल में आपने लोन लिया वो साल के एंड से लेके 5 साल के अंदर आपका घर बन जाना चाहिए। तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होगी तो 2 लाख मिलेगा, नहीं सेटिस्फाई होगी तो कितना मिलेगा? 30,000। अगर आपने घर रिपेयर के लिए लोन लिया है तो आपको कितना मिलेगा? 30,000, क्योंकि यहाँ पर रिपेयर का नहीं मिलता है। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज योर फर्स्ट पेज इज डन। उसके बाद कम टू योर सेकेंड पेज। क्या है टॉपिक का नाम? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो मैम पूरा पहले तो देख लिया 2 लाख और 30,000, बट इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे वो तो उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। तो मेन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। Now, the next topic we have is interest on housing loan. तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगर आपने लिया हुआ है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, सबके लिए अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस अनलाइक म्युनिसिपल टैक्सेस। ड्यू बेसिस मतलब अगर आप पे नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अलाउ हो जाएगा। प्लस आप फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, चाहे बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, किसी से भी लो, अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है सर वो पेड बेसिस में अलाउ होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B इफ अलाउड इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देन इट विल नॉट बी अलाउड इन पीजीबीपी। ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में मिल चुकी है तो क्या वापस से पीजीबीपी में मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये? टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है आपका प्री एक्विजिशन पीरियड और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन पीरियड का मतलब होता है कि घर बनने से पहले का टाइम, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का मतलब होता है कि घर बनने के बाद का टाइम। ठीक है, तो जब घर बन रहा है उस टाइम का जो इंटरेस्ट है वो ये है, घर बनने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो ये। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब से होता है आपका प्री एक्विजिशन पीरियड? ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन डेट और बोरोइंग डेट विच एवर इज लेटर। ठीक है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट किया है और बोरो बाद में किया है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट भी आपको बाद से लगना शुरू होगा। और अगर आपने बोरो पहले कर दिया लेकिन कंस्ट्रक्शन ही बाद में चालू कर रहे हो तो मे भी आप पैसा इधर उधर ना लगा दो। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी लेटर होगा उस डेट से स्टार्ट होगा। एंड्स ऑन खत्म कब होगा ये इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च बिफोर दी कंप्लीशन। मतलब जिस साल में आपका घर कंप्लीट हो रहा है ना वो वाले साल को आपको पोस्ट में लेना है। जिस साल में आपका घर कंप्लीट हो रहा है ना, मिडिल ऑफ द ईयर, जो भी साल में आपका घर कंप्लीट हो रहा है उस साल को आपको इस साल पे लेना है। ठीक है, तो और अगर आपका घर फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को ही कंप्लीट हो रहा है तो आपको पिछला वाला 31 मार्च लेना है। ठीक है, तो बिफोर द कंप्लीशन ईयर। और टैक्स ट्रीटमेंट, जब घर बन रहा है उस टाइप का इंटरेस्ट आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर द कंप्लीशन ईयर। ठीक है, जब घर बन रहा है, ठीक है, अब जब घर बन रहा है, जब घर बन रहा है उस टाइम का जो इंटरेस्ट है वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाए। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि घर बनने के बाद का समय। तो ये स्टार्ट होगा कब से? 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल में घर कंप्लीट हुआ है। मतलब जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो पूरा साल जो है वो इसका कौन सा है? फर्स्ट ईयर है।
और जिस साल में आपका लोन पूरा फुल्ली पे हो जाएगा वो आपका क्या बोलते हैं एंड हो जाएगा। और ये जो है वो आपको हर साल अलाउ होगा, जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, तो वो वाला इंटरेस्ट आपको हर साल अलाउ हो जाएगा। लेकिन जब घर बन रहा है तब आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर रहे। क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? सरकार को भरोसा नहीं है कि आप जो है वो घर कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे। तो सरकार बोलती है कि इस टाइम का जितना भी इंटरेस्ट है उसको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दो, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड जब से स्टार्ट होगा उसकी 5 इंस्टॉलमेंट में एक एक साल जो है डिडक्शन ले। आई होप आई एम क्लियर। यस, ठीक है। फिर क्या बोलता है यहाँ पर कि इंटरेस्ट डिसअलाउड फॉर डिडक्शन, कि इंटरेस्ट जो आपका डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी में। और सामने वाले बंदे का कोई एजेंट भी नहीं जिससे हम टैक्स वसूल सके, तो अल्टीमेटली टैक्स लेने का जो मौका है आपने खो दिया है, तो इस वजह से आपका जो खर्चा है उसको डिसअलाउ कर देंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो दिस इज योर टाइप ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका ना सर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल जो है वो क्या बोलता है? एग्जाम्पल आपको बोलता है कि प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो ये हमारा डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर से चालू होगा, और ये हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। तो इस साल में अगर कंप्लीट हो रहा है तो ये साल तो पोस्ट में चला जाएगा, तो उससे पहले का ईयर एंड हमको लेना पड़ेगा। तो इस साल में घर कंप्लीट हो रहा है तो उससे पहले का ईयर एंड जो है वो ये। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या है? आपका प्री एक्विजिशन पीरियड। फिर यहां से यहां तक जब तक आपका लोन जो है वो फुल्ली पे हो जाता है वो आपका क्या है? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, तो ये आपका है प्री एक्विजिशन और ये है आपका पोस्ट एक्विजिशन। मतलब यहां से यहां तक का जो है वो पोस्ट एक्विजिशन है और यहां से यहां तक का जो है वो प्री एक्विजिशन है। ठीक है, अब वही बोलता है कि यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, लेकिन कब अलाउ होगा? तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में अलाउ होगा, और यहाँ के बीच का जो इंटरेस्ट है वो आपको हर साल अलाउ हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है 1/4/2021 को, घर कंप्लीट हुआ है आपका 31 दिसंबर 2023 को, तो इससे पहले का 31 मार्च क्या होगा? 31 मार्च 2023। तो ये आपका क्या होगा? प्री एक्विजिशन पीरियड। लोन अमाउंट है 50 लाख, रेट है आपका 9%। तो प्री एक्विजिशन पीरियड है मेरा 1/4/2021 से 31 मार्च 2023, दैट इज 2 साल। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आपका हो जाएगा हर साल की इंस्टॉलमेंट 1,80,000। और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 4.5 लाख। ठीक है, अब ये जो मेरा 1,80,000 है वो कब से स्टार्ट अलाउ होना शुरू होगा? तो मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड खत्म हो रहा है कब? 2023 31 मार्च। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा? 2023-24। तो 23-24 से लेके 5 साल तक, तो यहां पर 23-24 से लेके 5 साल तक हमको प्री और पोस्ट दोनों अलाउ होगा। मतलब ये 1,80,000 प्री एक्विजिशन जो पीरियड है उसका अलाउ होगा, और 4.5 लाख जो पोस्ट वाला है वो अलाउ होगा। और जैसे ये 5 साल खत्म हो जाएगा, जैसे ये 5 साल खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट जो है वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक अलाउ होगा? जब तक आपका लोन जो है वो फुल्ली पे नहीं हो जाता तब तक आपको पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट जो है वो अलाउ हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। So this is the concept of what your pre-acquisition interest and post-acquisition interest. ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, उसको 5 मिनट में खत्म करते हैं। पहला बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब है कि आपने घर के साथ साथ अदर एमिनिटीज भी रेंट आउट किए, तो उसको बोलते हैं क्या? कॉम्पोजिट रेंट। क्या एग्रीमेंट जो है वो सेपरेबल है कि एग्रीमेंट जो है वो नॉट सेपरेबल? तो सेपरेबल और नॉट सेपरेबल का मतलब क्या है कि क्या मेरे को पता है कि घर का रेंट कितना है और अदर एमिनिटीज मतलब टीवी फ्रिज फर्नीचर का रेंट कितना है। अगर मेरे को घर का रेंट सेपरेटली पता है तो मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी में डाल दूंगी और अदर एमिनिटीज का सेपरेट करके आईएफएस में डाल दूंगी। लेकिन मेरे को नहीं पता कि घर का रेंट कितना है और बाकियों का रेंट कितना है, तो पूरा का पूरा कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाए। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है क्या जिसको बोलते हैं डीम्ड ओनरशिप, कि अगर फॉर एग्जांपल कि उसके में 3 केसेस आते हैं डीम्ड ओनरशिप के।
डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि इस बंदे को भले ही वो उसका लीगल ओनर नहीं है, लेकिन टैक्स लेने के लिए मान लिया जाएगा कि वो ही उस प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल है, कौन इंडिविजुअल, जो कि ट्रांसफर कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को, अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है, क्योंकि माइनर मैरिड डॉटर को करोगे तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो फ्री में कर रहा है या तो सस्ते में कर रहा है, देन सच इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसी से टैक्स दिया जाएगा। तो अगर कोई बंदा जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अपनी वाइफ को या फिर अपने माइनर चाइल्ड को, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में या फिर सस्ते में दे रहा है, तो उस इंडिविजुअल को ही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ट्रांसफर इन केस ऑफ लीव अपार्ट, कि लीव अपार्ट के केस में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सामने वाले को मेंटेन करने के लिए ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो शेयर होल्डर्स है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीम्ड ओनर मान लिए जाते हैं। ठीक है, और होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट, इम्पार्शिएबल स्टेट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी जिसके 4 ओनर है, बट उस प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो एक भी जो होल्डर है उसी को अपन पूरी प्रॉपर्टी का ओनर मान के एक से ही पूरे का टैक्स दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर अपन क्यों बना रहे, डीम्ड ओनर अपन बना रहे ताकि अपन उससे टैक्स ले सके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट योर डीम्ड ओनर। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, अब क्या बोलता है, एग्जाम्पशन इन केस ऑफ एसओपी टू टेक एनएवी नील, कि मैं एनएवी नील ले सकता हूं, मेरे को हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एग्जाम्पशन मिल रहा है, तो कब मिल रहा है, असेसी कैन टेक एनएवी नील ऑफ मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी विच आर, अगर वो उसके थ्रू ऑक्यूपाइड है एज इज ओन रेसिडेंस। ठीक है, अब उसके मतलब या उसके पेरेंट्स के थ्रू, तो अगर वो ऑक्यूपाई करके रखा है तो आप एसओपी नील ले सकते हो, लेकिन वो नहीं ऑक्यूपाइड करा है ड्यू टू एनी रीजन, मतलब उसका घर है खाली पड़ा है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, और उस प्रॉपर्टी से उसको कोई बेनिफिट डिराइव नहीं हो रहा है, मतलब कोई रेंटल इनकम अगर नहीं आ रही है, तो उस केस में आप एसओपी नील ले सकते, एसओपी का एनएवी नील ले सकते हो, और मैक्सिमम रिडक्शन आपको मिलेगी 2 लाख या फिर 30,000। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं ना कि एसओपी का एनएवी नील ले सकते हैं, तो कौन से केस में ले सकते हैं, दोनों केस में, अगर आपने ऑक्यूपाई किया है तो भी कर ले सकते हो, नहीं ऑक्यूपाई किया, पहले था ड्यू टू रीजन ऑफ ऑक्यूपेशन, बट अब वो रीजन को हटा दिया गया, किसी भी रीजन से भी अगर आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो तो भी आप एनएवी नील ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है ना ये। अब 2 तरीके का पार्टली लेट आउट कॉन्सेप्ट चलता है, एक होता है टाइम वाइज, एक होता है एरिया वाइज। टाइम वाइज का मतलब क्या होता है, तो टाइम वाइज का मतलब ये होता है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे साल भर में आपने 2 महीना सेल्फ ऑक्यूपाई किया, बचे हुए टाइम में आपने लेट आउट कर दिया, तो साल भर के टाइम पीरियड में कुछ टाइम आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हो, कुछ टाइम आप लेट आउट कर रहे हो, तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आप एक दिन भी लेट आउट करते हो तो आपको साल भर उसको लेट आउट ही ट्रीट करना है, और जो प्रॉपर्टी आपने जिस टाइम पे सेल्फ ऑक्यूपाई की उसको आप वैकेंसी का केस ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक टाइम भी, अगर एक दिन के लिए भी पूरे साल भर में लेट आउट करते हो, तो आपको पूरा ट्रीटमेंट साल भर का लेट आउट की तरीके से ही करना है। ठीक है, अब अगर एरिया वाइज है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर आपने रेंट पे दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर में आप खुद रहते हैं, तो उस केस में आपको सारी चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा एलओपी और एसओपी के एरिया बेसिस में। ठीक है, लेकिन एक चीज आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्या बेटा, एक्चुअल रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट किसका होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी का ही होता है, तो वो आप वैसे ही ले लोगे, लेकिन उसके अलावा एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इसको आप डिवाइड कर दोगे एरिया बेसिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एनालिसिस दिया जा रहा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है, तो अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो उसका आंसर 0 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक ही उसका आइटम था, आंसर वो अलाउ नहीं हो रहा है। ऑप्शनल है तो फिर हमेशा लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो भी मैक्सिमम 2 लाख या फिर 30,000 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या बोलता है, पेनाल्टी इंटरेस्ट फॉर नॉट पेइंग द हाउसिंग लोन इज नॉट अलाउड अंडर हाउस प्रॉपर्टी,
कि ओरिजिनल इंटरेस्ट आपका अलाउ होगा, लेकिन पेनाल्टी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं पे करने पे आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट लग गया है तो वो अलाउ नहीं होगा। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ होती है, सब लेट करना अदर सोर्सेज में होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर स्टैंडर्ड रेंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है देन इट इज टेक इक्वल टू हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का जो भी आता है ना, विच एवर इज हायर, आपको इक्वल लेना है किसको, स्टैंडर्ड रेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है ये, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक लोन लिया जिसको आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपने उसके बदले दूसरा लोन ले लिया, ठीक है, तो आपको दोनों लोन का जो इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव। अरियर्स मतलब कि पुराना रेंट था, आपको रेट्रोस्पेक्टिव रिवाइज हुआ, अब आपको अभी मिल रहा है, तो जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है, अमाउंट रिकवर्ड इनटू 70%, क्योंकि 30% तो सर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ना, तो आपका टैक्सेबिलिटी कितना होगा, 70% का हो जाएगा। आप आई एम क्लियर? ठीक है, तो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड जस्ट आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन 40 मिनट्स एंड ऑल योर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। अभी भले आप इसको पार्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं, बट चार्ट बुक में आपको सारी चीजें साथ में मिलेगी। और ये आपकी जो चार्ट बुक है, अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में आप पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स है उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, विच इज जस्ट फॉर 580 रुपीज में अपनी चार्ट बुक दे रहे हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट में जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। प्लस अगर क्या बोलते हैं, अब आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में सारी चीजें सिस्टमैटिक है, प्लस कुछ जो फ्री नोट्स है वो एक्स्ट्रा ऐप में, तो गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू एवरीवन।